नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कर्नाटक वाले मुद्दे गूंजने लगे हैं। 50% कमीशन वाला एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रियंका गांधी और कमलनाथ ने इसको लेकर रीट्वीट भी किया है और बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने झूठ फैलाने की शिकायत करते हुए मामले में FIR दर्ज करवाई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितने केस दर्ज करवाएगी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कर्नाटक का फार्मूला MP में आजमाना चाहती है। विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस का ये पैंतरा चल पाएगा और आखिर बीजेपी कांग्रेस की चाल का जवाब कैसे देगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट कर्नाटक में आजमाया हुआ वो पैंतरा है जिसके जरिए उसे सत्ता मिल सकी। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने 40% कमीशन का मुद्दा बनाकर बीजेपी को पटकनी दी थी और अब कांग्रेस उसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में आजमाने की कोशिश कर रही है, जिस पर सियासत तेज है। सोशल मीडिया पर 50% कमीशन वाला पत्र वायरल हो रहा है। वही बीजेपी ने अब मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है। बीजेपी की शिकायत पर मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए इस तरह के झूठे आरोप लगाकर माहौल बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जनता को गुमराह नहीं कर पाएगी। जा रही है। अभी इंदौर के अंदर FIR हो गई है, मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर FIR करेंगे और साइबर क्राइम के अंदर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनमें से एक नहीं बचेगा जिन्होंने इनको ट्वीट किया है, जिन्होंने इस ट्वीट को आगे बढ़ाया है। इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। और ये गंदी राजनीति बंद करो। ऐसे आप कोई को फ्रेम नहीं कर सकते। जनता आपके बारे में धारणाएं लगातार गलत बनाएगी। जाहिर है कि कांग्रेस की कोशिश 50% कमीशन के जरिए बीजेपी की छवि पर चोट पहुंचाने की है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाए और बीजेपी की घेराबंदी की जाए। इसी कड़ी में बीजेपी के वार पर कांग्रेस पलटवार करते हुए कह रही है कि 50% कमीशन तो आम बात है। ऐसे भी काम हुए हैं कि पूरा पैसा बट गया, लेकिन काम हुआ ही नहीं। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं। किन किन पर केस करेगी बीजेपी? जी, अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय गलती हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। जी, ये ये 50% तो आम बात है। ऐसे काम भी हुए हैं कि जिसमें काम हुआ ही नहीं है और पूरा का पूरा पैसा बढ़ गया, और ये तो 50% की चिट्ठी है, लेकिन इसमें 90% तक हो रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की छवि को खराब करने के लिए हर एक पैंतरा आजमा रही है। कांग्रेस को कमीशन वाले फॉर्मूले पर यकीन है, इसलिए क्योंकि उसे कर्नाटक में अच्छे नतीजे मिले। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की ये रणनीति काम करेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि CM शिवराज की छवि अन्य प्रदेशों के CM के मुकाबले साफ और स्वच्छ है। इसलिए कांग्रेस की ये चाल उस पर उल्टी भी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि TV में। और एक मशहूर शेर है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीर के देखा तो कतरा खून ना निकला। कि जिस चिट्ठी को अरुण यादव से लेके यहाँ शुरुआत की, फिर प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम सारे दिग्गज नेता, चाहे वो जयराम रमेश हो,
कमलनाथ हो, और एक इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की बात हो रही है। लेकिन उतनी भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि पता कर लेते हैं कि जिस पते से रजिस्टर्ड है कि उस पते पे आदमी रहता है कि नहीं, क्योंकि ग्वालियर चंबल ऐसा तो है नहीं कि अंडमान निकोबार में है और कांग्रेस के में कार्यकर्ता नहीं होते। उस पर कोई टेलीफोन नंबर होता, उस आदमी की पड़ताल कर लेते और उसके बाद अगर करते तो शायद लगता है कि हाँ कांग्रेस वाकई गंभीर है। लेकिन इसके बाद जो जग हसाई करा ली, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में कांग्रेस है कि जो कुछ मिले उसको चस्पा कर दिया जाए। देखिए मनोज जी, दो बातें बहुत साफ है। पहली बात यह है कि जनता में उसी बात का असर पड़ता है जिसमें उस जनता जिसके बारे में विश्वसनीयता रखती हो। जो राजनीतिक पार्टी, जो नेतृत्व, जो लीडरशिप विश्वसनीय है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा नैरेटिव है। और आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो बहुपक्षीय नहीं है, बिल्कुल दो दलीय प्रणाली है। दो दलीय प्रणाली में आपको जो कर्नाटक में हुआ है वैसा लाभ किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। और उसका कारण क्या है मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं जी। वहां जो आप सबको मालूम है 5% मुस्लिम वोट जो जनता दल सेकुलर को मिलते थे वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गए। बिल्कुल। भ्रष्टाचार का जो मामला कर्नाटक में था वहां पहले बीजेपी एक्शन ले चुकी थी, इसलिए वो स्टेब्लिश्ड जैसी बात हो जाती है। बीजेपी ने एक्शन लिया था येदियुरप्पा जी के खिलाफ और उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदला था, तो ये धारणा बन गई कि भ्रष्टाचार के कारण ही अब इनको हटाया गया है। और रेड्डी बंधु भी लंबे समय जेल में रहे। हाँ, रेड्डी बंधु। तो कुल मिलाकर के एक नैरेटिव बनाने में सुविधा हुई। मध्य प्रदेश वैसा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए कि इन्होंने 4 या 5 बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश की है। चारों पांचों बार मुंह की खाई है। बीडी शर्मा जी के बारे में बोला गया था, क्या निकला? ढाक के पास दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ नोटिस जारी हो गया। अब अच्छा, अरुण यादव जी बोल रहे हैं, मैंने दिन में भी आपके चैनल पर बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं जी। अरुण यादव जी का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है बहुत स्पष्ट है, सबको मालूम है। सहकारिता के बारे में आदरणीय स्वर्गीय सुभाष यादव जी के बारे में क्या अवधारणा थी लोगों को मालूम नहीं है क्या? अब आज यदि अरुण यादव जी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे तो किसके गले उतरेगा? इसी प्रकार से कमलनाथ जी, एक कितना वो मामला है आयकर वाला, सबको मालूम है कि पैसा कहां से कहां तक गया था। ये अखबारों ने छापा, रेड पड़ी थी इनकम टैक्स की, उसमें जो है 10 जनपद तक का मामला आया था। ठीक है, भाजपा वालों के साथ इनके अच्छे संबंध है इसलिए कार्रवाई नहीं करी उन्होंने, तो वो मामला दबा के बैठ गए। तो आप भ्रष्टाचार के मामले, इधर जो है आपने व्यापम का मामला उठाया था, तो आज तक उस व्यापम में आप क्या कर पाए? आप 15 महीने सरकार में रहे थे, आपने एक प्रकरण दर्ज नहीं करा। आप जो है ये कहते हो कि साहब सिम्मस्त घोटाला हुआ था, तो आप घोटाले में क्या कर पाए? यानी नैरेटिव क्या बन रहा है, अवधारणा क्या बन रही है, और जिस व्यक्ति के द्वारा लगाए गए आरोपों में विश्वसनीयता कितनी है। और आज फिर आपने खुद ही कह दिया कि आज भी मुंह की खा गए हो, क्योंकि ना पता का पता, ना नाम का पता, ना उस व्यक्ति को जानते। और फिर एक बात और बताइए मनोज जी, कोई भी कह देगा कि भाई राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो राजनीति काय के लिए करने आएंगे लोग। ये हम अपन तीनों पत्रकार हैं इसलिए खुल के ये बात बोल सकते हैं। पर आप मुझे ये बताइए कि आपके चैनल पे ही इन्होंने पीसी शर्मा जी ने कहा कि 10% तो जायज है। क्यों जायज है? 1% भी जायज कैसे होना चाहिए? जिस सरकार के द्वारा ये कहा जाए कि हम 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा गायब हो जाता है, और जिस सरकार के अंदर पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर पूछ रहे हैं कि भाई मनमोहन जी फाइनेंस के बड़े जानकार थे, विश्व के माने हुए अर्थशास्त्री थे, वो 85 पैसे खोज पाए क्या? और हम बोले दावे से कह रहे हैं कि जनधन खाता खोल करके हमने 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया ही खाते में जाता है। वैसे ही हो गया जैसे गणित में हम पढ़ते थे कि चूंकि, हाँ भाई चूंकि के बाद। अब मैं मनोज जी केवल ये कहना चाहता हूं कि जनता में भ्रष्टाचार का नैरेटिव तब सेट होता है जब ईमानदार व्यक्ति आरोप लगाए। अन्ना हजारे आए थे, सबने माना कि अन्ना हजारे सही कह रहे हैं, जबकि हमको ये मालूम था कि मध्य प्रदेश में वो आंदोलन करने आए थे। दिग्विजय सिंह जी ने उनको आंदोलन से पहले रोक दिया, वापस कर दिया। क्यों कर दिया ये हमारा और आपका विषय है। तो आप मध्य प्रदेश का 4 पत्रकार, 10 पत्रकार, 20 पत्रकार ये बता देंगे कि अन्ना हजारे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासन में आंदोलन करने आए थे, लेकिन समझौता हो गया, वापस चले गए। लेकिन अन्ना हजारे की छवि क्या थी, नैरेटिव क्या था उनके बारे में? बहुत ईमानदार आदमी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का बर्ताव करते हैं, ये करते हैं। आज यदि कौन कह रहा है कि भ्रष्टाचार का मामला है, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए ब्रजेश जी,
तो नैरेटिव सेट करने की बात है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मध्य प्रदेश में तमाम सारे मुद्दे हैं और अगर आप 18-20 साल से विपक्ष में हो, 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दें, तो आप लगातार ट्विटर के सहारे या सोशल मीडिया के सहारे अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं कि बेरोज़गारी इतनी हो गई है, एनसीआरबी के आंकड़े का हवाला देते हैं, अपराध इतने हो गए, करप्शन हो गया है, लेकिन उसके संबंध में सबूत नहीं ला पाते हैं। लाते भी हैं तो एक ऐसी चिट्ठी जिसका और छोर नहीं है, जिसका कोई सिरा नहीं है कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, किसने लिखी, क्यों लिखी, कब लिखी, और उसके सहारे आप नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेहतर होता उसके लिए कोई आंदोलन की रणनीति बनाते हैं कि भैया देखिए ये 50% कमीशन ले रहे हैं, यहाँ 2-4 एक उसके प्रूफ ले आते आप, क्योंकि ऐसा नहीं जो पीसी शर्मा भी कह रहे हैं कि ये तो 90% तक कमीशन लगता है, कुछ काम तो कागजों में ही हो गए। तो चूंकि वो भी मंत्री रहे 15 महीने, तो कुछ कागजों तक उनकी भी पहुंच होती, या कांग्रेस के जो मंत्री रहे उनके भी कई सारे अधिकारियों के माध्यम से उन कागजों तक पहुँच थी कि कौन से काम कागज में हुए, कौन से काम नहीं हुए, कितना पैसा बटा। तो शायद फिर जनता लगता कि जनता को कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये गंभीर है। देखिए मनोज जी, मैं शर्मा जी की एक बात से तो सहमत हूँ कि आरोप लगाने वाला कौन है, ये भी एक जब लोगों को भरोसा होगा तब कि आरोप लगाने वाला कौन है, सामने वाला व्यक्ति कौन है और तथ्यों के साथ आरोप लगा रहा है या नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तथ्य नहीं है, कमीशन खोरी से या कमीशन बाजी से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये जबरिया नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है जिस तरह से कि कर्नाटक में उस नैरेटिव से उनको फायदा हो गया। तो कोई देखिए, हम देखा है मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव वो जूझ जाते हैं तो एक फार्मूला लेकर आते हैं कि दमोह फार्मूला है हमारा, इसके आधार पर हम बाकी के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 28 उपचुनाव में उनको करारी मात मिलती है। 2018 में वो एक फार्मूला लेकर आते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल लेकर आते हैं, लेकिन उस मॉडल की हवा निकल जाती है। तो मनोज जी देखो, एक बार हवा निकल गई, एक बार आपका शासन देख लिया ना 15 माह का, तब आप यदि ये करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, तो आप पर भी देखा जाएगा। और जनता बड़ी समझदार है, सबको पता है, कोई भूला नहीं है। और नैरेटिव तब सेट हो पाता है मनोज जी यदि हम देखा है कि बाकायदा पश्चिम बंगाल में कट मनी शब्द चलता है वहां पे, बिल्कुल, और खुद ममता बनर्जी ने कहा कि कट मनी अब बंद कर दीजिए पार्षदों से, और वो नैरेटिव बन गया वहां पे। किस तरह से लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और पैसे वापस करना पड़े मंत्रियों तक को, तो वहां पे चल गए। अब शिक्षक भर्ती में 50-50 करोड़ केस भी निकले हैं, हमने ये भी देखा। अब कर्नाटक में देखो बोमनई सरकार पर किस तरह से करप्शन के वो कमीशन के आरोप लगे, तो वो स्टेब्लिश कैसे हुआ? वैसे ही हुआ ना जो शर्मा जी कह रहे थे कि कार्रवाई की बीजेपी ने। अब आप यूपीए सरकार पे चले जाइए कि आपके मंत्री जेल जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही, तो आप पे लग गए कि हाँ करप्शन है, कमीशन खोरी चल रही है। और इससे कोई भी मध्य प्रदेश में या देश में किसी भी राज्य में कोई इंकार नहीं कर सकता कि कमीशन नहीं चलता है, कमीशन खोरी चलती है बाकायदा। लेकिन एक सिस्टम तो बन गया वो कि किस तरह की कमीशन, 50% जो दे रहे हैं उनके गले नहीं उतरेगा, जो देख रहे हैं उनके गले नहीं उतरेगा, क्योंकि सबके काम पड़ रहे हैं ना एक दूसरे से। यदि 50% कमीशन देंगे तो काम कैसे करेंगे? लेकिन कमीशन खोरी की बात सब करते हैं, उसको दूर कैसे किया जाए उस पर फोकस कोई नहीं करता है। यदि फोकस कर रही है तो देखते हैं हम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार में पहले कभी आपने देखा है कि सिविल सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई होते हुए, वो कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार को हम देख रहे हैं कि वसूली करने के लिए बाकायदा जिनने भ्रष्टाचार से अर्जित की है संपत्ति उनको वसूल करती है, राजसात करती है और रिकवरी करती है। तो वो उस दिशा में कानून बनाया, काम कर रही है। तो आपको देखना होगा कि कौन लोग बोल रहे हैं। जो शर्मा जी ने भी कहा था उसे दोहराना चाहूंगा कि राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपये भेजते हैं और 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे ही जमीन तक पहुंचते। क्या आज की पोजीशन है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बहस करने से जो है नैरेटिव बनाने की जगह ये रोड मैप देना चाहिए उन्हें, कैसे खत्म करेंगे। यदि वो कमीशन की बात कर रहे हैं तो ये कमीशन खोरी यदि मध्य प्रदेश में 5% भी चल रही है, 10% भी चल रही है ठेका स्तर पर, तो उसे खत्म करने के लिए कोई रणनीति है क्या? हमने देखा है ब्रिटिश शासन काल में किस तरह से काम होते थे। आज देखिए कि वहाँ जो 10% जो ठेकेदारों को दिया जाता था कि जो लागत है उसकी मॉनिटरिंग होती थी। आज देखिए पुल पुलिया खड़े हुए हैं और अब जो बनते हैं वो गिर जाते हैं। देश के किसी भी राज्य में चले जाइए आप, ये हालात हैं। वहाँ बिल्डिंग कोड का पालन होता था कि जब आपका निर्माण कर रहे हैं तो किस तरह का मटेरियल ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं आप, उसके अनुसार बनता था। अब तो आप देखिए 30-40% कम में तो आप ठेका ले लेते हैं। तो फिर आप उनसे कैसे उम्मीद करेंगे, या ठेका दे देती है सरकार कि वो गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करेंगे, कैसे आप मॉनिटरिंग करेंगे? तो आप देखिए इस दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। राज्य सरकार ने अपने बड़े मार्के की बात की कि इसके लिए कोई
मेकेनिज्म बनना चाहिए। लेकिन शर्मा जी केवल इसी मुद्दे पर, क्योंकि हमने करप्शन के मुद्दे पे बहुत सारे चुनाव भी देखे हैं जिसमें राजीव गांधी की सरकार इसी में चली गई तमाम सारी, लेकिन जो आप भी कह रहे थे तो ब्रजेश भी कह रहे थे कि केवल आप एक कागज़ के सहारे एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं और ज़मीन में आपको नहीं करना पड़ेगा काम, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। क्योंकि आप जो वादे कर रहे थे कि आपने लाडली बहना की बात की 1,500 देंगे, या तीसरी किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है 10 तारीख को, 3 बार उनको पैसे मिल गए, चुनाव तक मिल जाएंगे। लाडली लक्ष्मी हो, कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, किसानों की बात हो रही थी कर्ज माफ़ी की, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 रुपये साल दे रही केंद्र सरकार, राज्य सरकार 4,000 दे रही थी, अब उसको भी बढ़ा दिया गया है कि राज्य सरकार भी अब 6,000 रुपये देगी, है ना। किसान के खाते में 12,000 रुपया एक वो आएगा, एक मुश्त पैसा। तो ये सारी स्कीम्स है, तो कांग्रेस को क्या ये डर बैठ गया है कि ये नहीं चल पाएंगी, इसकी काट कुछ है नहीं, तो एक नया नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करो। नहीं, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने एक नैरेटिव घड़ने का प्रयास किया है, लेकिन वो नैरेटिव चल नहीं पाएगा। उसका कारण फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आप ये बताइए, क्या विश्वास प्रस्ताव आया केंद्र सरकार के खिलाफ? एक भी भ्रष्टाचार का आरोप था क्या? शिवराज जी के खिलाफ जो है लेकर के आया था विश्वास प्रस्ताव, उसमें एक भी भ्रष्टाचार का आरोप था क्या? उसकी कोई दस्तावेज सबमिट किए गए क्या? केवल काल्पनिक बातें कह करके और आप किसी सरकार को जो है भ्रष्टाचार के ऊपर नैरेटिव सेट नहीं कर सकते। आप पहले के सारे मामले देख लीजिए। क्या आपको ये जानकारी में नहीं है कि 15 महीने की जो सरकार थी उसके बारे में लोगों की आपस में बैठ करके अब उसके ऊपर चर्चा होने लग गई थी कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, कितने ट्रांसफरों के अंदर किसका क्या सेटिंग हो रही है, बैठ करके चर्चा होती थी। अब मैं क्या कहूँ इस बात को, कोई भाई मैं प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन मैं खुद ही उसमें शामिल हूँ कि मेरे सामने मैं जो है जूस पी रहा था और वहां बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि हमने इतने कमा ली। अब उसको मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन मेरे कानून ने तो सुना, मेरी इसीलिए तो उसको तबादला उद्योग का नाम दिया गया था। तो आप उसको दे, मेरे सामने कहा गया कि हमने इतने पैसे कमा लिए और भिंड मुरा नहीं, मेरे मुनेना के लोग थे वो, मैं नाम भी उनके लगभग जानता हूं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि आप जो है अच्छा है ना, ये आरोप तो नहीं लगा सकते आप कि केवल छिंदवाड़ा वाले, राजगढ़, राधोगढ़, गुना वालों को फायदा हुआ है। नहीं, बाकी लोगों को फायदा पूरा भरपूर फायदा हुआ है और भरपूर फायदा जो इसलिए जो है एक सामान्य बात ये निकल करके आती है कि आखिर आप जो है, अब आप एक देखिए मनोज जी, उसके अंदर अमित शाह जी ने अपने भाषण में टिप्पणी कर दी और उन्होंने पी चिदम्बरम के बारे में टिप्पणी कर दी। साहब आप देखिए कानून के बारे में बोले जा रहे हो, लेकिन आप जब गृह मंत्री थे आपने क्या क्या फाइलों पर टीप लिखी है, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? मैं यहां आकर के रोकता हूं। मैंने सुबह भी आपके चैनल पर प्रार्थना पूर्वक बात कही थी, अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये आपको मालूम होने के बावजूद भी आप ये कह रहे हो, बताऊं क्या? क्यों नहीं बताना चाहिए? आप देश के सामने करिए। नरेंद्र मोदी जी ने लालू प्रसाद यादव सहित जो जितने भी भ्रष्ट लोग थे, तत्व थे, जिनके बारे में आरोप सिद्ध हो गए, उन लोगों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती। लेकिन आप जो है ये कहोगे ये भाई सिकंदर और पोरस का युद्ध है, पोरस भी कह देगा कि हार गया तो क्या हो गया, वो तो राजा ही। तो ये जो है आप मुरब्बत बरतना बंद करिए। ये देश की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है आपके पास और आप उसको इस प्रकार से कोई ले जा रहा है, आपकी जानकारी में है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, मैंने सुबह भी आपको कहा था जी, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं वो यूं खा गए, वो यूं भ्रष्टाचार कर गए। अरे भैया आप देश के मालिक हो, आपको मालूम है कि वो खा गए, उसके बाद आप कह रहे हो कि वो खा गए, उसके बाद भी आप आउटपुट नहीं दे रहे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं ये। लेकिन हो ये रहा है ना कि जब अगर उनको ब्रजेश जी जेल भेज दिया जाता है, मान लीजिए सत्येंद्र जैन की बात कर लें हम, या और तमाम सारे नेताओं की, पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु के एक मंत्री जेल में ईडी पूछताछ कर रही है, राजस्थान में तो एक मंत्री लाल डायरी लेके सदन में बताते हैं कि 500 करोड़ का हिसाब किताब है, मध्य प्रदेश में डायरी पकड़ी जाती है कि 10 जनपद तक पैसा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कई बार होता है कि कई बार सबूत की दरकार होती या एक नैरेटिव ये बता दिया जाता है कि देखिए ईडी और सीबीआई का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकायुक्त ईओडब्ल्यू का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आप कार्रवाई करो तो भी संकट है, ना करो तो भी संकट है। देखिए मनोज जी, यदि कार्रवाई ना करो तो ज़्यादा संकट होना चाहिए और उससे ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि आप जिस जिम्मेदारी से आपको लोगों ने चुना है, जो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। ये सोचे बिना कि कोर्ट क्या कहेगा, आप दूसरी पार्टी या दूसरे दल क्या नैरेटिव बनाएंगे, लोग वो अपनी बात कहेंगे, जनता के सामने आप तथ्य रखोगे। आप देखिए ईडी कार्रवाई करती है, नोटों कितनी भारी संख्या में नोट मिलते हैं, तो कभी कोई सवाल उठता है क्या? नहीं उठता। आप देखिए शराब नीति पे कमीशन खोरी हुई, प्रमाण आ गए सामने। दिल्ली में आप देखिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था आंदोलन, उससे जन्मी पार्टी की क्या लोगों के मन में क्या है? लोग समझ नहीं रहे हैं क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है?
तो भ्रष्टाचार को आप यदि तथ्यों के सामने रखेंगे कि कौन कमीशन खोरी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कार्रवाई पर यदि कोई सवाल उठाएगा। जनता समझदार है और अच्छा बुरा सही गलत की पहचान रखती है। सिर्फ इस आधार पर आप ये नहीं कर सकते हो कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, इस वजह से आप पे कार्रवाई नहीं होगी कि लोग क्या सोचेंगे कि कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर विचार करती है। आप देखिए लगातार कार्रवाइयां हो रही। मैं तो ये कहूंगा कि और तेजी आनी चाहिए इसमें। क्यों ना वो सत्ता में आए, यदि आपने कुछ गड़बड़ की होगी तो आप पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इससे पहले तो हम कहते हैं कि सब हमाम में नंगे हैं। हमने राजनीति में ये देखा कि दोनों चाचा मामा हो गए, समझ लो, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए बोले कि यदि बीजेपी है या दूसरा दल है वो सत्ता में आता है, वो कमीशन खोरी करता है, माल कमाता है, बाहर हो जाता है, वो दूसरे पे कार्रवाई नहीं करता। आप यदि कह रहे हो, यदि हमने कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आपने कहा था 40% कमीशन है, तो आपने अब तक क्या कार्रवाई की? आपने जांच बिठाई कि कहां 40% कमीशन हो रहा था? तो आप सिर्फ बयानबाजी करके, सिर्फ माहौल बनाकर मुझे नहीं लगता कि अब फायदा उठा पाओगे। तो आपको कोई ठोस कार्रवाई करना होगी और तब जाकर वो होगा कि आप कार्रवाई करते देखो। चार्जशीट में नाम शामिल होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो लोगों को बचा ले जाने की एक प्रवृत्ति है, अधिकारियों को बचा ले जाएंगे तो कमीशन खोरी चलेगी। यदि आपने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी, जिम्मेदारों के नाम चार्जशीट में आने लगे, दोषियों पर कार्रवाई होने लगी, यदि आप एक तरफ चार्जशीट की अनुमति नहीं देते हो, मंजूरी नहीं देते हो, आप कोर्ट में चालान पेश कर और फिर आप बात करते हो, आप सरकार में ऐसे लोगों को क्लीन चिट देके सीएस तक बना ले जाते हो जिन पर गंभीर आरोप होते हैं, तो फिर आपकी बात पर भरोसा कौन करेगा? और सवाल जो शुरुआत में भी कहा था कि सवाल भरोसे का है, वो भरोसा किस पर होगा? जी सर, समय कम, बहुत छोटी प्रतिक्रिया। एक लाइन क्या आप बताइए मनोज जी, भ्रष्टाचार के आरोप ठेकेदारों के कहने पर लगाए जाएंगे? ठेकेदार का शब्द का मायने ये हो गया है कि भैया ये अच्छे से काम नहीं कर रहे। ये एनजीओ वालों की, जो ब्रजेश जी कह रहे थे, ये एनजीओ वालों की जमात जो है ये ईमानदारों की सर्टिफिकेट बांटने लग गई थी। तो एनजीओ करते क्या है सबको न मालूम। तो इसलिए ठेकेदार यदि मध्य प्रदेश में ये नैरेटिव सेट कराने की कोशिश करेंगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है। फिर क्या और फिर इस पर सत्ता के ठेकेदारों को भी विचार करना होगा। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप की अपनी एक सीमाएं होती हैं, लेकिन किसी एक कागज़ के जिसका कोई और छोर नहीं है, किसने लिखा है, कहाँ संगठन है, उसका नाम पता क्या है, उसके आधार पर आप पूरी सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार अगर कहते हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में आपकी परेशानियां बढ़ना ही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में FIR कराएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ अगर आप ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें करप्शन का, तो दूसरी ओर सरकार को भी जो करप्ट अधिकारी हैं जिनके खिलाफ चालान लंबे समय से डी हो, उनको अनुमति देकर ये बता देना चाहिए कि इस सरकार में सब कुछ जीरो टॉलरेंस का जो हम वादा करते हैं वो केवल कागजों पर नहीं है, हकीकत में भी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।